शादी के बाद भाई क्यों बिछड़ जाते हैं? क्यों बचपन का प्यार अचानक दूरियों में बदल जाता है? इन्हीं सवालों का जवाब देने आया एक रहस्यमयी तोता, जो बताता है कि बंटवारा जमीन का नहीं, सोच का होता है। और जब सोच बदल जाती है, तब शादी सिर्फ एक कारण बन जाती है। असली वजह कहीं गहरी होती है। यही गहरी सच्चाई आज की इस कहानी में खुलने वाली है। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, कहानी हो या शिक्षा, जिसे अधूरा छोड़ दिया जाए तो वो अपने फल से वंचित कर देती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का आइकॉन दबाएं और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। पूर्वांचल के एक छोटे से गांव सोनपुरवा में सुबह की पहली किरणें जैसे ही खेतों पर पड़ी, हल्की हल्की धुंध में चमकीली सुनहरी रोशनी फैल गई। गांव में पक्षियों की आवाजें गूंज रही थी और उसी आवाजों के बीच कहीं एक तोते की अनोखी, अलग, तेज और साफ आवाज भी घुल रही थी। गांव का माहौल शांत था, पर इस शांति के भीतर एक तूफान पल रहा था। एक ऐसा तूफान जो धीरे धीरे एक पूरे परिवार को बांट देने वाला था। कहानी शुरू होती है एक बुजुर्ग किसान गोकुल प्रसाद से, जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। उनके 3 बेटे थे। हरिनारायण सबसे बड़ा, शांत, बुद्धिमान। गोपीचंद मध्यम, थोड़ा चंचल लेकिन दिल का साफ। लखन सबसे छोटा, हंसमुख, लेकिन घर के फैसलों में कम समझ। गोकुल प्रसाद ने अपने जीवन में कड़ी मेहनत से एक छोटा सा साम्राज्य खड़ा किया था। 40 बीघे खेत, 2 बैल, एक पक्का मकान और गांव में सम्मान। तीनों बेटों ने बचपन से पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। उनका परिवार पूरे गांव में एकजुट परिवार के नाम से जाना जाता था। लेकिन सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हरिनारायण की शादी सबसे पहले हुई। उसकी पत्नी कौशल्या सरल स्वभाव की थी। घर में किसी से बहस नहीं, किसी से शिकायत नहीं। उसके आने से घर में काम बंट गया, सौहार्द बढ़ा। गोपीचंद की शादी 2 साल बाद हुई। उसकी पत्नी सुभद्रा सुंदर थी, पर थोड़ी जिद्दी और तेज तर्रार। आते ही उसने घर के कामकाज में अपनी पकड़ बनाना शुरू किया। कुछ दिन तक सब ठीक रहा, पर धीरे धीरे घर की औरतों में खटास बढ़ने लगी। और जब लखन की शादी हुई, उसकी पत्नी रूपा ने घर में कदम रखते ही एक बात कही, मेरा पति सबसे छोटा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसे सबसे कम मिलेगा। बस यहीं से कहानी की असली शुरुआत हुई। पहले जहां भाई एक दूसरे की थाली से रोटी निकालकर खा लेते थे, अब वही भाई एक दूसरे के सामने कम बोलने लगे। पहले जहां बहुएं एक दूसरे से हंसकर बातें करती थी, अब वही बहुएं एक दूसरे का काम टालने लगी। पहले जहां परिवार हर सुबह एक साथ चाय पीता था, अब वही चाय 3 अलग अलग कोनों में बनती थी। गोकुल प्रसाद के लिए यह सब किसी बुरे सपने जैसा था। उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और सख्त आवाज में कहा, बच्चों, घर की बात घर में रहती है। अगर तुम लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो घर का सत्यानाश हो जाएगा। बेटे चुप रहे, लेकिन बहुएं नहीं मानी। और धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि गोकुल प्रसाद बीमार पड़ने लगे। गांव में एक पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि वहां एक ज्ञानदायी तोता रहता है, जो कई बार गांव वालों की समस्याओं का हल बता देता है। अधिकतर लोग इसे लोककथा मानते थे। पर उस दिन हरिनारायण जब उदास मन से खेत की ओर जा रहा था, तो उसने देखा, बरगद के सबसे ऊपरी सूखे डाले पर एक बड़ा, हरा, चमकीला तोता बैठा था।
उसकी आंखों में अजीब सी बुद्धिमत्ता थी। तोता धीरे से बोला, मन में क्यों बोझ है, किसान? हरिनारायण चौंक पड़ा। तोता बोल रहा है? तोता मुस्कुराया, मैं बोलता हूँ और सत्य बोलता हूँ। कहो, क्या दुख है? हरिनारायण ने पूरा हाल सुना दिया। भाइयों की दूरी, बहुओं की तकरार, बंटवारा की चर्चा और पिता की बिगड़ती सेहत। तोता चुप रहा, फिर बोला, बंटवारा शादी के बाद ही क्यों होता है? यह एक दिन में समझ नहीं आता। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा, पूरी सच्चाई, जो इंसान की फितरत से जुड़ी है। हरिनारायण ने कांपते स्वर में पूछा, तोता महाराज, कृपया बताइए। तोता बोला, पहले उस बुराई को समझो जो एक घर को तोड़ती है। नाम छोटा है, पर प्रभाव बड़ा, अहंकार। और इतना कहकर तोता उड़ गया। बरगद के पेड़ के नीचे तोते की बात सुनकर हरिनारायण का मन कुछ हल्का अवश्य हुआ, पर भीतर कहीं बेचैनी बढ़ गई। कोई तोता इतनी गहरी बात कह जाए? अहंकार? कौन सा अहंकार? किसका अहंकार? पर वह समझ नहीं पा रहा था। दूसरी ओर घर का माहौल दिन-ब-दिन जहरीला होता जा रहा था। बहुएं एक दूसरे को ताना देती और पुरुषों के मन में भी धीरे-धीरे दूरी बढ़ रही थी। एक शाम की बात है। खेत से लौटते वक्त बारिश ने अचानक दस्तक दी। तीनों भाई तेजी से घर की ओर दौड़े। गोकुल प्रसाद आंगन में बैठे थे। भीगे हुए कपड़ों को देखकर बोले, ऐसा करो, तीनों एक साथ बैठकर खाना खाओ। तुम लोग बहुत थक गए हो। लेकिन अंदर रसोई में माहौल बिल्कुल अलग ही चल रहा था। कौशल्या खाना परोस रही थी कि तभी सुभद्रा ने कटाक्ष किया, भाभी जी, आज भी आपने अपने पति के लिए पहले सब्जी सजा ली? दूसरे का पति भूखा मर जाए तो मरने दीजिए। कौशल्या चौंक गई। मैंने तो सबके लिए बराबर बनाया है। रूपा भी वहीं आ गई। उसने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, बराबर। सबसे बड़े की थाली में ज्यादा और छोटे की थाली में कम। हम देख रहे हैं कई दिनों से। तीनों के बीच की यह बहस इतनी जोर से हुई कि बाहर तक आवाजें पहुंचने लगी। हरिनारायण, गोपीचंद और लखन अंदर भागे, पर बहुएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जब पुरुषों ने रोकने की कोशिश की, तो बहुएं बोल पड़ी, हमारा भी हक है। हम भी इस घर की बहुएं हैं, नौकर नहीं। गोकुल प्रसाद यह सुनकर अंदर आए। टिके हुए स्वर में बोले, बहुए, ये घर तुमसे पहले संयुक्त था। अब तुम आकर इसे तोड़ोगी? सुभद्रा बोली, पिताजी, हम घर नहीं तोड़ रही। बस इतना कह रही हैं कि बराबरी होनी चाहिए। रूपा चिल्लाई, और बराबरी तभी होगी जब हर परिवार अलग अलग रहेगा। ये शब्द सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। उस रात तीनों भाई देर तक चुपचाप बैठे रहे। पहली बार उनके मन में बंटवारे का शब्द इतने साफ तरीके से गूंजा था। गोकुल प्रसाद ने कमरे में जाकर लेटते-लेटते पत्नी से कहा, अब यह घर नहीं बचेगा। शायद मेरी उम्र भी नहीं बचेगी। और सच में, अगले ही दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई। गांव का वैद्य आया, दवा दी, लेकिन बीमारी नहीं। दुख उन्हें भीतर खाए जा रहा था। दूसरे दिन सुबह हरिनारायण फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। वह चाहता था कि वह तोता फिर दिख जाए और जैसे उसका मन पढ़ लिया गया हो। वही चमकीला तोता ऊपरी डाल से नीचे उड़कर आया और ठीक उसके सामने बैठ गया।
हरिनारायण ने दबी हुई आवाज में कहा। तोता महाराज, घर टूटने लगा है। आपने कहा था कि अहंकार बुरी चीज है, पर यह अहंकार आता कहाँ से है? तोता बोला, मनुष्यों के घरों में अहंकार 3 जगह से पैदा होता है: शादी, संपत्ति और तुलना। हरिनारायण हाफ गया। तोता आगे बोला, क्योंकि अब पुरुष अकेला नहीं रहता, बल्कि उसके पीछे उसका अपना घर खड़ा होता है। पत्नी का अहंकार प्लस पति का आत्मसमर्थन, नया टकराव। शादी के बाद हर नई स्त्री अपने पति को श्रेष्ठ बनाना चाहती है। यह चाहत धीरे धीरे दूसरों को छोटा दिखाने में बदल जाती है। और सबसे बड़ा सच, जब 2 संस्कार टकराते हैं तो उनमें से एक टूटता है और दूसरा बदलता नहीं, बल्कि बदलवाता है। हरिनारायण की आंखें भर आईं। उसने डरते हुए पूछा, क्या हमारा घर भी टूट जाएगा? तोता शांत आवाज में बोला, बंटवारा रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए बलिदान चाहिए, समझ चाहिए, और सबसे जरूरी, सही समय पर सही बात। हरिनारायण बोला, कौन सी बात? तोता बोला, शादी के बाद भाइयों का बंटवारा इसलिए होता है क्योंकि 3 लोग बदलते हैं: पत्नी, पति और माँ। हरिनारायण चौंक गया। माँ भी? तोता बोला, हाँ। शादी के बाद एक बेटा जब पत्नी के प्रति जिम्मेदार बनता है तो माँ के मन में डर पैदा होता है कि कहीं मेरी जगह कम न हो जाए। यह डर पहले गुस्से में, फिर रोकटोक में, फिर शिकायतों में बदल जाता है। हरिनारायण, तो फिर समाधान क्या है? तोता, पहले घर का सच उजागर होगा, फिर फैसला होगा, फिर बंटवारा भी होगा। लेकिन हरिनारायण घबरा गया। लेकिन क्या? तोता, लेकिन बंटवारा भी कभी कभी वरदान बन जाता है, घर को टूटने से बचाने के लिए। और इतना कहकर तोता उड़ गया। उधर घर में बहुएं एकजुट होकर कह चुकी थी, अब हमें अलग रहना है। बेटे बीच में फंसे थे, पिता असहाय थे, माँ रो रही थी, और गोकुल प्रसाद की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। गांव में ये बात फैलने लगी, सोनपुरवा का सबसे अच्छा परिवार अब टूट जाएगा। पर कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है। अब आगे बहुओं की चालें तेज होंगी। भाइयों में पहली बार अलग अलग निर्णय आने लगेंगे। गोकुल प्रसाद एक बड़ा फैसला करेंगे। गांव के ऊपर सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान में सुनहरी किरणें मिट रही थी और पक्षियों की चहचहाहट भी कम हो रही थी। पर सोनपुरवा के गोकुल प्रसाद का घर अब पहले जैसा घर नहीं रहा था। एक ही आंगन में 3 रसोइयां बन चुकी थी। तीनों भाइयों की पत्नियां अब अपने अपने हिस्से का खाना अलग बनाती थी। कोई किसी से बात नहीं करता था। पहले जहां हंसी की गूंज थी, अब दीवारों पर सन्नाटा लटकता था। उस रात गोकुल प्रसाद चारपाई पर बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देवी, देखो न, जिस घर में मैं तीनों बेटों के लिए खुशियां चाहता था, वहीं आज 3 चूल्हे जल रहे हैं। शादी के बाद ये सब क्यों हो गया? पत्नी ने आंसू पोंछते हुए कहा, शायद शादी सब कुछ बदल देती है जी। अब बहुएं अपने अपने घर की मालकिन बनना चाहती हैं। गोकुल बोले, लेकिन घर तो एक ही है, मालिक 3 कैसे हो सकते हैं? पत्नी ने चुपचाप कहा, यही तो वक्त का खेल है। जब 3 बहुएं एक छत के नीचे होती हैं, तो 3 संस्कार टकराते हैं।
गोकुल बोले, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि मेरे बेटे एक दूसरे से अलग हो जाए। इतना कहते ही उन्होंने छत की ओर देखा और बुदबुदाए, हे प्रभु, अब तू ही रास्ता दिखा। अगले ही दिन सुबह सुबह हरिनारायण फिर उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वह पहले से अधिक परेशान और टूटा हुआ था। उसे लगा शायद वह तोता अब न आए। पर तभी पेड़ के ऊपर से वही चमकीला तोता उतरकर उसके कंधे पर आ बैठा। तोते ने कहा, किस बात का दुख है, किसान? हरिनारायण ने करुण स्वर में कहा, तोता महाराज, घर अब 3 हिस्सों में बंट गया है। पिता की हालत खराब है और अब माँ भी बोलती है कि अलग अलग रह लो। तोता बोला, यही तो मैंने कहा था। बंटवारा कभी कभी वरदान बन जाता है, लेकिन तू यह समझना चाहता है कि शादी के बाद ही भाइयों का बंटवारा क्यों होता है ना? हरिनारायण ने सिर हिलाया। तोते ने अपनी गर्दन तिरछी करते हुए कहा, सुन, यह बात बहुत गहरी है। हर घर में शादी के बाद 3 परतें बनती हैं। जब कोई नई बहू घर आती है, वह अपने संस्कारों को साथ लाती है। जिस घर में पहले से किसी और की मर्यादा चल रही थी, वहां नए संस्कार आने पर टकराव होना तय है। एक औरत अपनी माँ की तरह जीना चाहती है, पर सास चाहती है कि बहू उसकी तरह बने। यहाँ से पहला घाव लगता है। पति, जो अब तक सिर्फ बेटा था, अब 2 दुनियाओं के बीच फंस जाता है। एक तरफ माँ की ममता, दूसरी तरफ पत्नी की अपेक्षा। जब बेटा किसी एक का पक्ष लेता है, तो दूसरा पक्ष उसे खो देता है और इसी जगह रिश्तों में दरार पड़ती है। और फिर आती है तीसरी परत, धन और संपत्ति की। शादी के बाद जब कोई औरत घर में प्रवेश करती है, तो वह सुरक्षा चाहती है, अपने और अपने बच्चों के भविष्य की। वह पति से कहती है, तुम्हारा भी हिस्सा है, मांग लो। और वही वाक्य एक संयुक्त परिवार की जड़ें हिला देता है। हरिनारायण ने कांपते स्वर में पूछा, तो इसका अंत क्या होता है? तोता बोला, अगर उस समय कोई एक व्यक्ति अपने स्वार्थ को त्याग दे, तो घर बच जाता है। लेकिन अगर सब खुद को सही माने, तो घर बंट जाता है। उसी शाम गांव के चौपाल पर चर्चा थी। लोग कह रहे थे, गोकुल प्रसाद का घर भी अब टूट जाएगा। गोपीचंद और लखन ने भी अलग अलग हिस्से मांगने शुरू कर दिए थे। गोपीचंद बोला, भैया, आप तो सबसे बड़े हैं, आपको ज्यादा खेत मिलेंगे। लखन बोला, हम छोटे हैं, तो क्या हमारे हिस्से के सपने छोटे होंगे? हरिनारायण चुप था। उसके भीतर आग जल रही थी, पर वह पिता की कसम खाकर कुछ बोल नहीं पा रहा था। तीनों बेटों को झगड़ता देखकर गोकुल प्रसाद उठ खड़े हुए। कमजोर शरीर, कांपते हाथों से उन्होंने सबसे पहले एक पवित्र गंगाजल की शीशी मंगवाई। फिर बोले, अगर तुम लोग अब भी एक नहीं हुए, तो यह गंगाजल मेरी देह पर डाल देना। मैं नहीं चाहता कि मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे अलग अलग मकान बना ले। तीनों बेटे थम गए। माँ रोने लगी। पर उसी रात गोकुल प्रसाद की तबीयत इतनी बिगड़ी कि पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में कहा, अगर घर टूट जाए तो संबंध मत तोड़ना। खून के रिश्ते कभी बांटने से नहीं कटते। इतना कहकर उन्होंने अंतिम सांस ली। अगले दिन पूरे गांव में गोकुल प्रसाद की अर्थी उठी। तीनों बेटे कंधे से कंधा मिलाकर पिता को श्मशान तक ले गए। लोग कह रहे थे, देखो, आज पिता ने तीनों को फिर एक कर दिया।
लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि मृत्यु के बाद भी लोग जल्द ही अपने अपने रास्ते खोज लेते हैं। 13वीं के बाद बहुओं ने फिर कहा, अब हमें अलग अलग रहना चाहिए। हरिनारायण का दिल टूट गया। उसने बरगद के पेड़ की ओर देखा और बोला, तोता महाराज, अब तो सब खत्म हो गया। तभी तोता फिर आया। उसकी आवाज पहले से भी भारी थी। अभी खत्म नहीं हुआ, अब शुरुआत है सच्चाई की। तू जानना चाहता था कि शादी के बाद भाइयों का बंटवारा क्यों होता है? अब जान ले इसका असली कारण। हरिनारायण बोला, वह क्या है? तोते ने कहा, क्योंकि शादी के बाद मनुष्य रिश्तों को निभाने नहीं, अपना अधिकार जताने लगता है। जहां हम की जगह मेरा आ जाता है, वहीं बंटवारा शुरू हो जाता है। हरिनारायण की आंखों से आंसू झरने लगे। तोता बोला, अब समय है कि तू अपने परिवार को अधिकार से नहीं, अपंत से जोड़। और इतना कहकर तोता उड़ गया। तीनों भाई ध्यान से सुनने लगे। न्याय करने वाला एक हो तो घर चलता है। एक घर में 3 न्याय कभी नहीं हो सकते। जहां हर सदस्य अपनी अपनी अदालत चलाए, वहां फैसला कभी नहीं होता, सिर्फ दूरी होती है। लखन पूछ बैठा, तो क्या पिता के जाने के बाद हमारा कोई न्याय नहीं? तोता बोला, न्याय है माँ। जो पिता के दिल को जानती थी, वही सही निर्णय कर सकती है। तीनों भाई चुप हो गए। जिस घर में अहंकार बोलने लगे, वहां सत्य बहरे हो जाते हैं। अहंकार 2 तरह का होता है। एक जोर से बोलता है, दूसरा चुप रहकर जलाता है। आज तुम्हारे घर में दोनों हैं। गोपीचंद ने सिर नीचे कर लिया। शायद पहली बार किसी ने उसकी मन की आग देख ली थी। पत्नी सही हो सकती है, लेकिन गृहस्थ का धर्म उससे भी ऊंचा होता है। तोते ने कहा, औरतें जैसा माहौल पाती हैं, वैसा बनती हैं। अगर घर में डर है, तो वे डरकर बोलेंगी। अगर घर में स्वार्थ है, तो वे स्वार्थ बोलेंगी। लेकिन घर को जोड़ने का धर्म पति का होता है। तीनों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में झिझक थी, जैसे पहली बार किसी ने सच्चाई सामने रख दी हो। संपत्ति समस्या नहीं होती, मन की भूख समस्या होती है। घर का खेत, धन, घर सब कम या ज्यादा हो सकता है, पर अगर मन की भूख बढ़ जाए, तो अरबों रुपयों का घर भी टूट जाता है। हरिनारायण ने पूछा, तो हम मन की भूख कैसे मिटाएं? तोते ने कहा, बांटकर नहीं, मिलकर। इस एक वाक्य ने बरगद की जड़ों तक सन्नाटा उतार दिया। एक घर तभी रहता है जब सबसे बड़ा भाई पिता की जगह खड़ा हो। यह सुनते ही हरिनारायण के हाथ कांप उठे। तोते ने कहा, गोपीचंद और लखन तभी एक साथ रहेंगे जब तुम पिता का अधूरा कर्तव्य पूरा करोगे। तुम ही घर की रीढ़ हो। तुम टूटे तो सब टूटेंगे। गोपीचंद और लखन की आंखें भर आईं। शायद उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि हरिनारायण को कितना भार अकेले उठाना पड़ा है। गोपीचंद की पत्नी दूर से चिल्लाते हुए आई, किसानी करनी है तो करो, लेकिन हम अलग रहेंगे। अलग रसोई, अलग हिस्सा, बस। लखन की पत्नी भी पीछे थी। हम अपने बच्चों के भविष्य से समझौता नहीं करेंगे। माँ कमला की आंखों में फिर आंसू आ गए। तोता शांत रहा, पर उसकी आंखें तेज हो गईं। तोता उड़कर उनके ठीक सामने गया और कठोर स्वर में बोला, तुम जो बोओगी, तुम्हारे बच्चे वही काटेंगे।
माँ बाप के टूटे घर का दर्द संतानों को मिलता है, भले ही वे कुछ भी न करें। दोनों बहुएं थोड़ी कांपी, पर मन का जहर अभी भी बाकी था। गांव वालों को अब बात पता चल चुकी थी। गोकुल प्रसाद के बेटे घर बांटने वाले हैं। यह बात गांव की चौपाल तक पहुंच गई और लोगों ने कहा, इतना आदर्श परिवार और अब बंटवारा। गांव के बुजुर्ग, मुखिया और कई किसान बरगद के नीचे इकट्ठा होने लगे। अब फैसला सिर्फ घर का नहीं था, गांव की इज्जत का भी था। मां भाइयों से बोली, आज चौपाल में जो होगा वही इस घर का भाग्य तय करेगा। हरिनारायण ने पिता का नाम याद किया और आंसू रोकते हुए बोला, मैं पिता का घर टूटने नहीं दूंगा, चाहे मुझे खुद ही टूटना पड़े। बरगद की ठंडी छाव में हवा अजीब सी भारी थी, जैसे आज कोई फैसला धरती पर नहीं, सीधे स्वर्ग में लिखा जाने वाला हो। गांव के बुजुर्ग, किसान और औरतें धीरे धीरे नीचे की चौपाल में जमा होने लगे थे। गोकुल प्रसाद की मौत ने गांव को हिला दिया था और अब उनके घर का बंटवारा, यह तो पूरे गांव की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। कमला देवी चारपाई पर लेटी थी, आंखें लाल, चेहरा पीलापन लिए, सांसें तेज। हरिनारायण उनका हाथ पकड़े बैठा था, उनकी उंगलियां ठंडी थी। उन्होंने धीमे से कहा, बेटा, अगर आज तुम तीनों भाई अलग हो गए तो मेरे जीने का क्या अर्थ बचेगा। हरिनारायण कुछ बोल ही नहीं पाया। पास खड़ी गोपीचंद और लखन की बहुएं एक पल को भी आंख नहीं मिला पा रही थी। मुखिया जी आ चुके थे, उनके साथ दीगर बूढ़े किसान भी बैठे थे। सभी के चेहरे पर चिंता। एक बुजुर्ग बोला, गोकुल प्रसाद का घर टूट गया तो गांव के बहुत से लोग बहाना निकालेंगे और अपने घर भी बांट देंगे। दूसरा बोला, ये घर गांव की मिसाल रहा है, अगर ये बिखर गया तो लोग कहेंगे कि परंपरा खत्म हो गई। चौपाल का माहौल गंभीर था। इसी बीच तीनों भाई वहां पहुंचे, चुप, टूटे हुए, भारी कदमों से। मुखिया ने कहा, बताओ बेटो, घर बांटने की नौबत कैसे आ गई। गोपीचंद ने धीमे से कहा, हमने कभी सोचा नहीं था, बस हालात ऐसे हो गए। लखन ने कहा, हम नहीं चाहते थे, पर बहस बढ़ती गई। हरिनारायण चुप था, उसकी चुप्पी ही सबसे भारी थी। एक बुजुर्ग, जो पिता गोकुल प्रसाद का अंतरंग मित्र था, बोला, हरिनारायण, तू बताना, सच क्या है। हरिनारायण ने गहरी सांस ली। सच यह है कि पिता के जाने के बाद हमने एक दूसरे पर भरोसा खो दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ महिलाएं कह रही थी, बहुएं घर संभाल नहीं पाईं। बीज गीला हो जाए तो पौधा कैसे खड़ा होगा। पिता तो घर को जोड़े थे, बेटों ने क्यों नहीं। वातावरण भारी होता जा रहा था। उसी समय बरगद के पत्तों में अचानक तेज सरसराहट हुई। लोग ऊपर देख रहे थे। क्या यह हवा थी या किसी का आगमन। और तभी पूरे गांव में हलचल मच गई। अरे, ये तो वही तोता है, गोकुल प्रसाद वाला पवित्र तोता। यह तो 20 साल पहले भी आता था। बुजुर्ग हक्के बक्के रह गए। तोता चौपाल के बीच आकर बैठा और आसमान जैसी आवाज में बोला, आज का फैसला परिवार नहीं, समय को बदल देगा। चौपाल में सन्नाटा छा गया। गोकुल कहता था,
जिस घर में बेटे अलग हों, वहां बाप की आत्मा भटकती है। यह सुनते ही कई किसानों की आंखें भर आईं। तोता बोला, और उसने मुझसे कहा था कि यदि कभी उसके बेटे बंटवारे पर उतर आए तो मैं उन्हें उसका अंतिम संदेश दूं। तीनों भाई एकदम खड़े हो गए। कौन सा संदेश? तीनों ने लगभग एक साथ पूछा। तोता कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, यदि मेरी मौत के बाद मेरे बेटे आपस में अलग होने लगे तो उन्हें ये बताना, घर दीवारें नहीं होते, घर दिल होते हैं। अगर दिल अलग हो जाए तो बड़े से बड़ा घर भी अनाथ हो जाता है, और यदि दिल एक हो जाए तो झोपड़ी भी महल बन जाती है। हरिनारायण फूट फूट कर रो पड़ा। गोपीचंद और लखन भी फर्श पर बैठ गए। गांव वालों की आंखों में भी नमी थी। लखन की पत्नी, जो अब तक चुप थी, अचानक बोल पड़ी, हम अलग इसलिए होना चाहते थे क्योंकि हमने सोचा कि गोपीचंद के हिस्से में ज्यादा मिट्टी जाएगी। गोपीचंद की पत्नी चिल्लाई, और हम इसलिए डर गए क्योंकि हमने सुना कि तुम लोग छिपकर खेत बेचने की योजना बना रहे हो। हरिनारायण सदमे में, किसने कहा यह सब? लखन बोला, हमने अपने अपने मन से बातें गढ़ ली। उनका अपराध बोध चेहरों से टपक रहा था। तोते ने कहा, यही तो घर टूटने की जड़ है। जो सुना नहीं उसे सच मान लेना, जो देखा नहीं उस पर विश्वास कर लेना। तोता ऊपर उड़कर बरगद की ऊंची डाल पर बैठा और गूंजती आवाज में बोला, मैं निर्णय नहीं दूंगा, निर्णय मां देगी। सभी की नजरें कमला देवी की ओर मुड़ गईं। मां धीरे धीरे उठी। उनके कदम कांप रहे थे, पर आवाज पहाड़ जैसी मजबूत। मेरे तीनों बेटे मेरे तीन दिल हैं। अगर ये आपस में बंट गए तो मैं आज ही इस दुनिया को छोड़ दूंगी। पूरा चौपाल हक्का बक्का। मां ने आगे कहा, मैंने अपने पति को वचन दिया था कि बेटों को अलग नहीं होने दूंगी, और आज मैं अपना वचन निभाऊंगी। भाइयों के कदम डगमगाने लगे। गोपीचंद बोला, मां, ऐसा मत कहो। लखन रोते हुए, हम कभी अलग नहीं होंगे। हरिनारायण ने मां के पैर पकड़ लिए। मां, हम वही करेंगे जो पिता चाहते थे। गांव में पहली बार लोगों ने तीनों बेटों को एक साथ रोते हुए देखा। मां बोली, तो सुनो, यह घर तीन हिस्सों में नहीं, तीन जिम्मेदारियों में बंटेगा। हरिनारायण, घर की एकता और खेतों का प्रमुख। तू पिता की जगह है। तेरे हाथ में घर का निर्णय होगा। गोपीचंद, घर की अर्थव्यवस्था और भंडार। तू हिसाब किताब संभालेगा। धन की डोर तेरे हाथ में रहेगी। लखन, पशुओं, खेती के साधनों और गांव के संबंधों का प्रमुख। तू घर का सम्मान और रिश्ते संभालेगा। और अंत में रसोई एक ही होगी, छत एक ही होगी, दिल एक ही होंगे। चौपाल तालियों से गूंज उठा। गांव वाले कहने लगे, कितनी बुद्धिमान मां है। गोकुल प्रसाद की धर्मपत्नी सच में देवी हैं। तोता चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। चौपाल के फैसले के बाद गांव में जैसे कई सालों से बंद कोई दरवाजा खुल गया था। परिवार एक साथ लौट रहा था, लेकिन हवा में अभी भी एक डर की परत तैर रही थी। क्या यह एकता स्थायी है, या ये भी तूफान से पहले की शांति है? तीनों बेटे मां को सहारा देकर घर पहुंचे। जो ही मां ने आंगन में कदम रखा,
उनकी सांस तेज चलने लगी। चेहरा पसीने से भीग गया। उन्होंने चारपाई पकड़कर बैठने की कोशिश की, मगर अचानक उनका शरीर ढीला पड़ गया और वे जमीन पर गिर पड़ी। माँ! तीनों बेटों की चीख एक साथ उठी। घर की औरतें भागकर पानी लाई। बुजुर्ग पड़ोसन रुक्मिणी काकी माँ के चेहरे पर पानी छींट रही थी। गांव का वैद्य भी भागा भागा पहुंचा। उसने माँ की नाड़ी पकड़ी। उसकी भौहें कस गईं। कौशल्या बहू को बड़ा झटका लगा है। उनका हृदय कमजोर पड़ गया है। हरिनारायण डर गया। बच जाएंगी ना वैद्य जी? वैद्य गंभीर आवाज में बोला। घर टूटा हो या मन, सबसे पहले माँ का दिल टूटता है। अब उन्हें किसी भी झगड़े से दूर रखना होगा। हर एक शब्द तीनों बेटों के दिल में घाव की तरह धंसता जा रहा था। माँ बेहोश थी। चारपाई के पास तीनों बहुएं खड़ी थीं। बड़ी बहू कौशल्या, मध्यम बहू सुभद्रा, छोटी बहू रूपा। तीनों के चेहरे पर शर्म, पछतावा, भय सब था। कौशल्या बोली, अगर आज कुछ हो गया ना माँ को, तो आंचल कभी माफ नहीं करेगा। घर तुम दोनों के कारण बिगड़ा था। सुभद्रा भड़क पड़ी। क्यों? अकेली मैं ही दोषी हूं। तुमने भी तो आग में घी डाला था। रूपा ने धीरे से कहा। हम तीनों ने अपनी अपनी बातें छुपाईं, अपने अपने डर पाले, इसलिए घर टूटा। पर इस स्वीकारोक्ति के पीछे एक और भावना छिपी थी। डर। डर इस बात का कि अब भाइयों के जुड़ने के बाद कहीं उनकी पुरानी बातें खुल न जाए। कहीं उनके झगड़े, उनके ताने, उनके षड्यंत्र कहीं भाइयों के सामने न आ जाए। कहीं नए जिम्मेदारियां बांटने के बाद उनकी आजादी कम न हो जाए। शाम ढल रही थी। माँ को होश आने लगा। चारपाई के आसपास बेटे, बहुए, पोते पोतिया सब बैठे थे। तभी दरवाजे के ऊपर की कड़ी पर फड़फड़ाहट की आवाज हुई। तोता आ गया। पर इस बार उसकी आंखों में वैसी चमक नहीं थी। पंख सुस्त थे, जैसे कोई भारी बोझ लेकर आया हो। हरिनारायण ने पूछा, तोते महाराज, क्या बात है? आप इतने व्याकुल क्यों हैं? तोता धीरे धीरे बोला, घर जुड़ गया है, पर किस्मत ने अभी परीक्षा लेना छोड़ा नहीं है। सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कमला देवी के दिल पर वर्षों से जमा दर्द था। उस पर आज के झटके ने ढाव और गहरा कर दिया है। लेकिन तोते की आवाज अचानक भारी हो गई। इस घर में एक ऐसी छाया है जो नहीं चाहती कि ये परिवार एक रहे। सभी ने एक दूसरे को देखा। कौन? तोते ने आकाश की ओर देखा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को देख रहा हो। तोते ने धीमे स्वर में कहा, जो घर टूटते हैं वे अंदर से टूटते हैं, बाहर से नहीं। लखन बोला, मतलब? तोते ने कहा, मतलब यह कि इस घर को तोड़ने वाला कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि वही है जिसने इस आंगन में चूल्हा जलाया है। रुको! सबकी सांस अटक गई। बहुएं कांप गईं। बेटों की आंखें फैल गईं। हरिनारायण ने धीरे से पूछा, क्या हमारी कोई बहू? तोते ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, जिनके भीतर लालच है, जिनके मन में डर है, जो घर को अपना नहीं, अपने हिस्से का मानते हैं, उन्हीं से संकट उठेगा। आंगन में गंभीर सन्नाटा। तोता धीरे धीरे बोला, आज जो हुआ वह सिर्फ प्रकरण था।
असली लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि जिस घर में विश्वास की दीवार एक बार टूटी हो, उसे गिराने के लिए एक फूंक भी काफी होती है। हरिनारायण का दिल धड़क उठा। गोपीचंद और लखन ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर चिंता थी। बहुओं के मन में फिर से हलचल होने लगी। तोता बोला, अगला संकट रात और दिन के बीच आएगा, और उसके लिए तुम्हें अपने ही घर में चौकसी रखनी होगी। माँ सो गई थी। बेटे उनके पास ही थे। बहुएं अपने कमरों में चली गई थी। पर घर की दीवारें, आंगन, छत, सब कुछ एक अजीब बेचैनी से भरा था। आधी रात होते होते अचानक रसोई की दिशा से आवाज आई। ठक ठक ठक। संतोष नहीं, हरिनारायण, गोपीचंद और लखन चौंक कर उठे। वे टॉर्च लेकर रसोई की ओर दौड़े। रसोई का दरवाजा आधा खुला था। अंधेरा अंदर फैला था। मिट्टी के घड़ों से पानी बह रहा था और आटा बिखरा हुआ था, मानो किसी ने उसे पैर से रौंद दिया हो। हरिनारायण चीखा, कौन है वहां? अंधेरे में कुछ हलचल हुई। किसी के पैरों की आहट, टखनों से घुंघरुओं जैसी खनक। कुछ सेकंड बाद सब शांत। वे अंदर गए, लेकिन कोई नहीं था। गोपीचंद बोला, यह इंसान का काम है। लखन बोला, और कोई घर में ऐसा क्यों करेगा? हरिनारायण चुप। उसे तोते की बात याद आ रही थी। अगला संकट रात और दिन के बीच आएगा। पर एक कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। तीनों भाई धीरे धीरे आगे बढ़े। वह कमरा छोटी बहू रूपा का था। कमरे के अंदर दीपक जल रहा था और सामने जमीन पर कुछ कागज पड़े थे। खेतों की नक्शा, बंटवारे की पुरानी सूची और तीनों भाइयों की पुरानी गलतफहमियों का कच्चा हिसाब। हरिनारायण का दिल बैठ गया। गोपीचंद दहाड़ा, ये सब उसके पास क्यों है? लखन बोला, क्या यह वही संकट है जिसकी तोते ने चेतावनी दी थी? लेकिन तभी रूपा चौंक कर उठी और बोली, नहीं, यह वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। आधी रात के उस घटना ने घर में फिर से तूफान खड़ा कर दिया था। रसोई में फैला आटा, टूटे घड़े, आधी खुली खिड़की, सब कुछ किसी अदृश्य उपस्थिति का संकेत दे रहा था। पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी छोटी बहू रूपा के कमरे में रखे हुए बंटवारे से जुड़े कागज। हरिनारायण, गोपीचंद और लखन तीनों एक साथ उस छोटी सी कमरे में खड़े थे। दीपक की लौ हिल रही थी, जैसे वह डर से कांप रही हो। रूपा के चेहरे पर घबराहट थी, पर आंखों में आंसू भी थे। ये सब क्या है, रूपा? गोपीचंद की गरज। गोपीचंद की आवाज इतनी भारी थी कि कमरे की दीवारों ने भी उसे दोहराया। रूपा ने कंपकंपाते स्वर में कहा, भैया, सच में यह वैसे नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। मैं किसी का नुकसान नहीं कर रही थी। लखन चीखा, तो फिर आधी रात को ये कागज क्यों छुपा रखे थे? रूपा ने कागजों के ढेर को समेटते हुए कहा, क्योंकि मैं घर को टूटने से बचाना चाहती थी। तीनों भाई चौंक गए। रूपा की आंखों से आंसू गिरे। मैं जानती हूं कि हम बहुओं ने गलतियां की। हमने बातें बनाई, एक दूसरे से ईर्ष्या की। हमने अपने पतियों को भी कई बार गलत दिशा में धकेला। लेकिन वह रुक गई, गहरी सांस ली। लेकिन इस घर को तोड़ने की कोशिश मैंने कभी नहीं की।
हरिनारायण ने धीमे स्वर में पूछा, तो फिर आधी रात को तुम रसोई में क्या कर रही थी? रूपा सिसकी, मैं रसोई में नहीं थी। मैं तो अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली। मेरी तबीयत खराब थी, मैं दवा लेकर सोई थी। गोपीचंद ने दीवार पर टंगा दीपक देखा। इसकी लौ अभी भी हिल रही है। इसका मतलब कमरे में कोई आया था। रूपा ने भयभीत स्वर में कहा, हाँ, कोई आया था, लेकिन वो मैं नहीं थी। मेरी आंख खुली थी। मैंने खिड़की से किसी की परछाई देखी थी। हरिनारायण ने जल्दी से पूछा, किसकी परछाई? रूपा धीरे से बोली, एक औरत की। तीनों भाई एक साथ चौंक गए। औरत? घर के अंदर? रात के इस समय? रूपा ने सिर हिलाया। हाँ, वह धीरे धीरे चल रही थी। उसके पैरों में कुछ बांधा हुआ था, जैसे घुंघरू। लखन के मुंह से अनायास निकला, घुंघरू। यही आवाज तो हमने भी सुनी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। संकट घर के भीतर है। हरिनारायण बुदबुदाया, कोई घर का सदस्य, कोई बहू। गोपीचंद ने तीनों बहुओं के कमरों की ओर देखा। उनके कमरे अंदर से बंद थे। लखन ने धीरे से कहा, तो फिर यह कौन हो सकता है? रूपा ने कांपते स्वर में कहा, एक बात और है। तीनों भाइयों ने उसकी ओर देखा। मैंने उस औरत के हाथ में कुछ चमकती हुई चीज भी देखी थी। शायद चाबी या ताला खोलने वाला औजार। जो भी वह आवाज थी, वह परिवार को चैन से सोने नहीं दे रही थी। जैसे ही तीनों भाई रसोई से बाहर लौटे, तभी अचानक आंगन में एक जोरदार आवाज गूंजी। धड़ाम। ऐसा लगा मानो कोई बड़ा वस्तु जमीन पर गिरी हो। सभी लोग भागते हुए आंगन में पहुंचे। आंगन में रखी अनाज की कोठी जमीन पर उल्टी पड़ी थी। उसके करीब मिट्टी पर अजीब सी उंगलियों के निशान थे। गोपीचंद बोला, ये इंसान के पैरों के निशान नहीं हैं। लखन ने डरते हुए कहा, तो फिर कौन है ये? माहौल और भारी हो गया। सभी ने ऊपर देखा। तोता मौजूद था, पर पहले जैसा शांत नहीं, बल्कि बेहद बेचैन। हरिनारायण ने पुकारा, तोते महाराज, यह सब क्या हो रहा है? यह कौन करता फिर रहा है? तोता गहरी आवाज में बोला, मैंने चेताया था। संकट घर में है, और वह परछाई अभी खत्म नहीं हुई। सबकी सांसें थम गईं। तोते ने रूपा की ओर देखा। रूपा, तुम वह सच बोलो जो तुमने किसी से नहीं कहा। रूपा ने सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखों में जमी अश्रु की परत टूटने लगी। मैंने कुछ सुना था एक दिन। सभी ध्यान से उसकी ओर देखने लगे। उस दिन बड़ी भाभी कौशल्या और सुभद्रा दीदी दोनों बातें कर रही थी। उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी। वो माँ को अलग कमरे में रखने की बात कर रही थी और संपत्ति के नए बंटवारे की योजना भी बना रही थी। गोपीचंद, लखन और हरिनारायण के चेहरे की रंगत उड़ी। रूपा रो पड़ी। मैं डर गई थी कि घर दोबारा टूट जाएगा। इसलिए मैंने बंटवारे वाले सारे कागज अपने पास रख लिए, ताकि कोई उन्हें इस्तेमाल न कर सके। कमरा मौन हो गया। कौशल्या और सुभद्रा के चेहरे पीले पड़ गए। हरिनारायण ने कौशल्या से पूछा, क्या यह सच है? कौशल्या ने बड़ी मुश्किल से कहा, हम बस गुस्से में, मतलब हमने सोचा था। पर लखन गर्जा,
क्या तुम फिर से घर को तोड़ना चाहती थीं? सुभद्रा फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं जी, वो दिन गलत थे। हम बहक गए थे। लेकिन हमने कोई योजना आगे नहीं बढ़ाई थी। तोते ने सबको शांत होने को कहा। तुम तीनों बहुओं ने गलतियां की, पर असली संकट तुमसे भी बड़ा है। गोपीचंद ने पूछा, तो फिर कौन है असली खतरा? तोते ने चारों ओर देखा। फिर बोला, इस घर में एक ऐसी नजर लग चुकी है जो घर को टूटते हुए देखना चाहती है। हर कोई बेचैन, और वह नजर बाहर से नहीं आई है। वह सालों से इस घर की दीवारों पर घूम रही है। सबकी गर्दनें एक साथ घूमी, पर कोई समझ नहीं पाया। तोता बोला, अभी समय नहीं आया है। पहले माँ को सुरक्षित करो। उनका दिल सबसे कमजोर है, और अगला वार उन्हीं पर होगा। बूढ़ी कमला को उठाकर उनके कमरे में ले जाया गया। बहुओं को पास बैठाया गया। बेटे जाग रहे थे। परिवार की आंखों में डर था। कहीं कोई छाया, कहीं कोई फुसफुसाहट, कहीं कोई अजीब आवाज। सब कुछ डराने लगा था। और फिर रात के ठीक 12 बजे माँ की सांसें अचानक तेज होने लगी। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। धड़कन अनियंत्रित। वैद्य तुरंत बुलाया गया। वह आया, नाड़ी देखी और बोला, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इन्हें बहुत बड़ा मानसिक झटका दिया हो। हरिनारायण चीख पड़ा, कौन देगा झटका? हम तो सब यहीं थे। वैद्य ने सिर हिलाया। नहीं, लगता है कोई इनके पास आया था। कमरे की खिड़की हिल रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई था वहां। कमरा अंधेरे में डूब गया, और सबको लगा जैसे कमरे के कोने में कोई खड़ा है। माहौल इतना भयावह था कि कोई बोल भी न सका। तभी छत पर बैठे तोते ने जोर से चिल्लाया, वह आ गई। तोते ने चेतावनी दी, यह अंतिम संकट है। अगर अब परिवार टूटा तो घर का आंगन कभी खुशहाली नहीं देखेगा। हर कोई छाया को देखने की कोशिश कर रहा था। और तभी परछाई धीरे धीरे खिड़की की ओर खिसकने लगी। हरिनारायण भागा। गोपीचंद और लखन पीछे। वे बाहर पहुंचे, लेकिन परछाई हवा में गायब हो चुकी थी। रात की घटना ने पूरे घर को हिला दिया था। रसोई का उजड़ना, आटे का बिखरना, किसी की भागती आहट, और पायल के कमरे में पुराने बंटवारे के कागज। सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। घर में कोई है जो अभी भी नहीं चाहता कि यह परिवार एक हो। पर असली सच सामने आने में अभी एक कदम बाकी था। तीनों भाई पायल के कमरे में खड़े थे। रूपा रो रही थी, पर उसकी आवाज कांपने के बावजूद दृढ़ थी। ये कागज मेरे नहीं। ये मुझे दिखाने के लिए छोड़े गए थे, ताकि तुम लोग मुझे दोषी समझो। गोपीचंद गर्जा, तुम्हारे कमरे में कैसे आए? हवा उड़ा लाई? रूपा बोली, मैं सबसे छोटी बहू हूँ। सब समझते हैं मैं मासूम हूँ, पर मुझे सब कुछ पता है। इस घर को तोड़ने की कोशिश कई महीनों से कोई और कर रहा है। तीनों भाई एक साथ बोले, कौन? रूपा ने दीपक की ओर देखा। उसकी छाया लंबी होकर दीवार पर फैल गई, और उस छाया में एक चेहरा उभरता दिखने लगा। अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई, मैंने ही किया है यह सब। सबने मुड़कर देखा। कौशल्या, बड़ी बहू, दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर घबराहट और अपराध बोध एक साथ।
रूपा और सुभद्रा दंग रह गई। कौशल्या रोते हुए बोली, हाँ, मैंने ही रसोई बिगाड़ी। मैंने ही ये कागज रूपा के कमरे में फेंके। मैंने ही दीवार पर खरोंचे डाली, क्योंकि मैं डरती थी। हरिनारायण दंग। किस बात से? कौशल्या फूट पड़ी। घर अब जुड़ गया है। तो डर था कहीं मेरा पति, मेरा हक, मेरे बच्चे कहीं पीछे न छूट जाए। कहीं अब सब एक होकर हमारा हिस्सा न बदल दे। कहीं माँ की सहानुभूति में हम कम न पड़ जाए। पूरे घर में बराबरी का बंटवारा होगा। और मैं बराबरी नहीं चाहती थी। मैं ऊपर रहना चाहती थी। पहली बहू का अधिकार, पहली बहू की शक्ति। गोपीचंद का चेहरा सख्त हो गया। लखन की आंखों में दर्द था। हरिनारायण का दिल भारी हो गया। रूपा धीरे से बोली, इसलिए आप चाहती थी कि हम तीनों में फिर से झगड़ा हो जाए? कौशल्या ने सिर झुका लिया। हाँ, मैं चाहती थी कि तुम लोग फिर से लड़ो, घर टूट जाए और मेरे बच्चों की राह फिर साफ हो जाए। तभी ऊपर से तोते की आवाज गूंजी, मत कहो कि मैंने झूठ कहा था। घर को तोड़ने वाला हमेशा घर का ही कोई होता है, पर उसे मौके नहीं मिलते। उसे कमजोरियां मिलती हैं। वही कमजोरियां उसे हथियार देती है। घर में गहरा मौन फैल गया। उसी वक्त झोपड़ी से एक चीख आई, कमला माँ सांस नहीं ले रही। सब भागकर अंदर पहुंचे। माँ का चेहरा सफेद पड़ चुका था। सांस टूट टूट कर चल रही थी। वैद्य ने आते ही कहा, घबराती मत, पर अगर इनके मन का बोझ अभी हल्का नहीं हुआ, यह रात भारी पड़ेगी। माँ ने मुश्किल से आंखें खोली। उन्होंने तीनों बेटों को देखा और फिर बहुओं की ओर देखा। उनके होंठ कांप रहे थे। मैंने हमेशा चाहा था तुम लोग एक रहो, पर तुमने अपने हिस्से का घर चुन लिया और मेरे हिस्से का दिल छोड़ दिया। उनके आंसू बह गए। अगर मेरी आखिरी सांस में भी तुम लोग साथ न रहे, तो मैं कैसे शांति पाऊंगी? तीनों बेटे फूट फूट कर रो पड़े। कौशल्या माँ के पैरों पर गिर गई। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बड़ी गलती हुई है। मैंने घर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने मुझे रोक दिया। मैं कसम खाती हूँ, अब कभी बहुओं में फूट नहीं डालूंगी। कभी किसी का हक नहीं छीनूंगी। मेरे अंदर का डर ही मेरा सबसे बड़ा पाप था। माँ ने कमजोर हाथ से उसके सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में चमक लौट आई। माँ ने कहा, डर के कारण ही मनुष्य पाप करता है और प्यार के कारण ही वह पाप से मुक्ति पाता है। कौशल्या ने सबके सामने खुद के दोष स्वीकार किए। सुभद्रा और रूपा ने उसे गले लगा लिया। तीनों बहुओं ने एक साथ कहा, आज से हम तीन नहीं, एक होंगी। तीनों भाइयों ने अगले ही दिन घर का साझा रजिस्टर फाड़ दिया। किसी हिस्से की जरूरत नहीं। हमारा सबसे बड़ा हिस्सा हमारी माँ है। माँ का स्वास्थ्य भी सुधारने लगा। घर में सुबह का चूल्हा इतने वर्षों बाद पहली बार तीनों बहुओं ने मिलकर जलाया। तोता ऊपर की कड़ी से बोला, अब यह घर कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि अब तुमने समझ लिया कि घर खून से नहीं, दिलों से बनता है। जिस घर में झगड़ा हो, वहां शांति कोई बाहर वाला नहीं लाता। वहां शांति आती है जब दोष स्वीकार किए जाते हैं, अहम छोड़ा जाता है और प्यार को घर में रहने की जगह दी जाती है। अगर यह कहानी आपको दिल के भीतर तक छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।
कहानी को अपने परिवार और दोस्तों तक शेयर करें। शायद किसी टूटते घर को यह कहानी बचा दे। और ऐसी ही गहरी, भावनात्मक और आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा।